हेलो, वेलकम टू टैट वाला टीचर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि क्लास काफ़ी दिन के बाद हो रही है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे बीच में, क्लास के बीच में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी का एक बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है भाई जीन पियाजे की थ्योरी। और यहाँ से आप यकीन मानना दोस्तों, आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं। आप सी टेट देंगे, आप एच टेट देंगे, आप यूपी टेट देंगे या आप अन्य कोई भी टेट देने वाले हैं भाई, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, जीन प्यारे से अंकल हैं और इनकी थ्योरी का नाम है कोग्निटिव थ्योरी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। सीडीपी आपकी दोनों लैंग्वेज में आती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिसको जो कंफर्ट लगे उसी में वो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें। अभी तक ऐसा आया नहीं है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस देश से है, लेकिन क्या पता कब आ जाए, मिलान करना आ जाए, इसलिए हम इसको साथ में लेकर चलते हैं। और हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूँगा, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड देश के ये रहने वाले थे, स्विस मनोवैज्ञानिक इनको हम कह सकते हैं। 9 अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ था, यानी कि आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन सी थ्योरी किस टाइम के आसपास होगी। जब कोई व्यक्ति 30, 40, 50 साल का होता है तो उस टाइम वह थ्योरी देता है। यानी कि इनका जन्म 1896 का है, जिस टाइम पे आपके ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, है ना, तो उस टाइम इनका जन्म है। चलिए थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनकी थ्योरी समझ से, यानी कि जो हमारी समझ होती है, हमारी कॉग्निशन है, उससे संबंधित इनकी थ्योरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होगी कि इनकी जो थ्योरी है वो हमारी समझ से रिलेटेड है। इसके बाद जो पियाजे का सिद्धांत है वो हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक और एक संज्ञानात्मक अक्षमता, यानी कि एबिलिटी के साथ में पैदा होता है, जो 14 से 15 साल तक अधिकतम आयु तक विकास प्राप्त कर लेता है। अब ये जो 14 से 15 साल का एक टाइम ड्यूरेशन है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों जो बाकी सारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो बाकी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे कि बच्चे का जो विकास है वो 18 से 19 साल तक होता है। लेकिन जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि 14 से 15 साल तक बच्चे का संपूर्ण विकास हो चुका होता है। अब कहीं भी एक क्वेश्चन मिले कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे का संपूर्ण मानसिक विकास 14-15 वर्ष की आयु तक होता है, तो वो वन एंड ओनली जीन पियाजे ही रहेंगे। एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो मानता है कि 19 साल तक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं भाई। अच्छा, इन्होंने जीन पियाजे ने बच्चे को भाई नन्हा वैज्ञानिक कहा है, यानी कि इन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये अपने खिलौनों को तोड़ता रहेगा, दोबारा से जोड़ता रहेगा, और यहीं से इसमें एक वैज्ञानिक की अक्षमता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। आपको हर लाइन जो लिखी दिखी मिलेगी, लिखी दिखेगी, राइट, तो वो हर लाइन वो कई बार क्वेश्चन बन चुका है उसका पहले पास्ट में। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो जीन पियाजे ही वो हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और वो लगभग हर टेट में बनता है। जैसे सी टेट में नहीं बना तो एच टेट में बन गया, और एच टेट में नहीं बना तो यूपी टेट में बन गया। ये आता ही आता है कि बच्चों की और बड़ों की सोचने की क्षमता बराबर है। समझ गए मैंने क्या कहा, कि दोनों में अक्षमता, एबिलिटी बराबर है सोचने की, वो एक समान। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके पास सोचने की क्षमता 100 है, वो हर दिन 100 विचार सोच सकता है, तो छोटा बच्चा भी इतने ही सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि वह 20 या 30 ही सोच पाएगा, नहीं, वह भी इतनी ही अक्षमता रखता है सोचने की। लेकिन हाँ, दोनों की भाई सोचने की जो प्रकार है वो अलग अलग हो जाता है। अब जो आपके पापा लोग हैं वो सोच रहे होंगे आपकी शादी के बारे में, या आपकी जॉब के बारे में, या और जो अन्य कार्य हैं उनके घर के, कि बिजली का बिल पे करना है, ऐसे ऐसे काम। अब जैसे आप हैं तो आप आपकी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ खाने के लिए या दूध पीने के लिए या फिर उसके खिलौनों के लिए सोचेगा। ठीक है, दोनों के जो थॉट की उनकी क्षमता है वो बराबर है, लेकिन उनके प्रकार अलग अलग हैं। तो आइए क्वेश्चन अब मुझे करके दिखा दीजिए आप, तब मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी, क्या पता एक ये नंबर यहाँ से पक्का हो जाए।
पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच बड़ों से डैश में अलग है और डैश में समान है। अब ऐसे डैश में आपको दिया मिलेगा और आपको इस डैश में ही फिल करना होगा। तो अलग 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 किस में है? अलग है भाई प्रकार में यानी कि क्वालिटी में। लेकिन समान किस में है? समान होगा आपका मात्रा में यानी कि क्वांटिटी में। दोनों की मात्रा समान है लेकिन इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, आप यहाँ से 1 नंबर पक्का कर चुके हैं। अब जो पियाजे हैं वो उनकी जो कंप्लीट थ्योरी है इसमें वो 4 तत्व की बात करते हैं। इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आपका आता है। पहला है मैचुरेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे परिपक्वता। हम दोनों लैंग्वेज में साथ में लेकर चलेंगे, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है भाई, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और मैं साथ साथ में क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी समझ लेता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में उसको कैसे बनाएंगे। दूसरा है एक्सपीरियंस, यानी कि जिसको हम बोलेंगे अनुभव, कि इसके पास कितना अनुभव है, कितना एक्सपीरियंस है। तो आप दोनों भाषाओं में इसको समझते हुए चलेंगे। तो तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक संपर्क। और चौथा है इक्विलिब्रेशन, संतुलन, इसको हम हिंदी में कहते हैं। इन्हीं 4 पॉइंट से जीन पियाजे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन 4 पॉइंट के बारे में आगे 4 सब पॉइंट हम जान लेंगे, जिससे हमारा सारा का सारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वता। अब ये जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे पर उसकी जो आनुवंशिकता है, उसके माँ बाप थे जिस प्रकार के, उस पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। और ये कहते हैं कि एज के साथ समझ बढ़ती है। अभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जीन पियाजे के अनुसार एज के साथ समझ बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, तो आपने यहाँ पढ़ लिया कि एज के साथ में समझ बढ़ती है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस थ्योरी की, ये कहते हैं कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि वो निरंतर नहीं होगा। देखिए, अभी आप ये सोचेंगे कि यार विकास तो हमारा कंटिन्यू ही तो होता है ना, तो अभी तो हम इतने समझदार बनते हैं, इतने बड़े होते हैं। आपकी बात सही है, इनकी बात भी सही है और ये भी सही है कि विकास कंटिन्यू ही होता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विकास को चरणों में तोड़ दिया कि इतना विकास इस चरण में होगा, इतना विकास इस चरण में होगा। चरणों में तोड़ने के कारण, यानी कि स्टेप्स में इसको तोड़ने के कारण ये कहते हैं कि विकास डिसकंटिन्यू है। जैसे एक ये चरण है, इसमें इतना विकास हो गया, इसके बाद दूसरे में इतना विकास होगा। इसी कारण ये कहते हैं कि विकास है जो वो डिसकंटिन्यू होता है। लेकिन जो कंप्लीट CDP है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि विकास आपका कंटिन्यू ही है, वो निरंतर है। लेकिन सिर्फ इनके केस में ऐसा है कि ये कहते हैं कि विकास डिसकंटिन्यू है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वह आता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो एक वैज्ञानिक है और वह अपनी एक्टिविटी से सीखेगा और अपनी एक्टिविटी से सीखने के बाद उसको एक्सपीरियंस आएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दूसरे में ज़्यादा कुछ था नहीं इसलिए हमने एक लाइन में इसको कवर कर लिया। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क। देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी में भाषा नंबर 1 भाषा और नंबर 2 जो सोशल पॉइंट है वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि भाषा के बारे में बात नहीं करते हैं और ज़्यादा सामाजिक बातें भी नहीं करते हैं। लेकिन CDP ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए गए जिसमें भाषा भी हो और साथ में सोशल इंटरेक्शन भी हो, तो यहाँ पर भाषा को ही हम गलत मानेंगे। लेकिन अगर कहीं पे भाषा नहीं दिया है, सोशल इंटरेक्शन दिया है, तो उस केस में हम उसको भी गलत मान सकते हैं। CDP में कोई भी आंसर या ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होता। चारों में से हमें जो सबसे हमें बेस्ट लगता है, हमें वो ही चुनना होता है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस थ्योरी का भाई, वो देख लो। ये है इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन। यहाँ से आपको काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, वो डॉग वाले, कैट वाले, कुत्ता बिल्ली वाले। तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक हमने इसको एक लाइन में कर लिया है कि कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक जाना ही हमारा संतुलन करना है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जीन पियाजे साहब क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। तो देखिए, परिपक्वता उसकी बात ये करते हैं। सामाजिक अनुभव आ गया, एक्टिविटी तो है ही, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। अब यहाँ पर देखो, सामाजिक अनुभव आ गया और भाषा आ गया, तो ये भाषा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर भाषा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में किस क्षेत्र को
पियाजे द्वारा कम आंका गया। तो आनुवंशिकता तो इनके बारे में है ही कि हेरिडिटी को ये महत्व देते हैं। सामाजिक संपर्क भी आ गया। बच्चे की सक्रिय रचना, यानी कि बच्चा एक्टिव रहेगा। लेकिन ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक पर ये कम ही बल देते हैं, उसको इन्होंने कम ही आंका है। इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन 3 को, ईगो सेंट्रिक को राइट आंसर मान लिया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पियाजे इसके अलावा दो चीज़ों की और बात करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहले है स्टेजेस। जैसा हमने कहा था कि वो जो विकास को ये डिसकंटिन्यू मानते हैं, भाई वो क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने विकास को अवस्थाओं में तोड़ लिया है। और दूसरा है जो स्कीमा या फिर इक्विलिब्रेशन है। स्कीमा से आप बेहतर समझ पाएंगे, इसको हम आगे डिफाइन भी करने वाले हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं हम स्टेजेस। जीन पियाजे ने किन किन स्टेजेस में डेवलपमेंट को तोड़ लिया है। ठीक है, हाँ चलिए पहले स्टेज हम इसकी देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे स्कीमा को। तो इन्होंने 4 स्टेजेस में तोड़ लिया है डेवलपमेंट को, यानी विकास को। हम जानते हैं कि ये लास्ट मानते हैं कि 14 वर्ष तक तो बच्चे का भाई विकास हो ही जाएगा, तो इसलिए लास्ट यहाँ पर 14 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। तो जो पहले इनकी अवस्था है वो है सेंसरी मोटर, यानी कि शैशव अवस्था। जन्म से लेकर तो 2 वर्ष तक की मानते हैं कि ये एक स्टेप कवर हो गया, 2 वर्ष का पहुंच गया तो बच्चा सेंसरी मोटर में यहाँ पर था। इसके बाद जो अगली इसकी एज है 2 से 7 साल तक, 2 साल से 7 साल तक, ये जो 5 सालें हैं इसकी, ये कहलाएंगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसके बाद जो 7 से 11 तक की 4 इसकी सालें हैं, 4 साल हैं, सालें थोड़ा गलत हो जाएगा, साल मान लीजिए, जो 4 साल हैं। ठीक है, तो क्या पता किसी के 4 सालें ना हो, किसी के 3 हो, या किसी के 2 सालें हों, या किसी का 1 ही साला हो, तो 4 हम कंपल्सरी नहीं मान सकते। चलिए, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक होगी। और अंतिम स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से 14 साल तक होगी। अब यहाँ से आपको क्या पता, बिल्कुल ही सिंपल वो क्वेश्चन डाल दे कि 2 से 7 साल तक की अवस्था कौन सी है, और ये आपको सेम 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हर बार होता है, मैंने अब की बार सीटेट दिया था पहली बार, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हर बार ही आता है। तो आप 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का मान के चलिए। एक हमने स्टार्टिंग में नंबर हमारा देख लिया था कि सोचने की क्षमता और प्रकार में भिन्न है, और यहाँ पर एक हमने यहाँ पर देख लिया कि इसकी 4 स्टेजेस की एज क्या क्या है। ठीक है, अब इन चारों जो 4 ये अवस्थाएं हैं, इनमें हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या होता है। और ये आप आपके आसपास या आपका खुद का छोटा बच्चा हो तो आप उसमें भी ये बात देख सकते हैं। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर, जिसको हम शैशव अवस्था कहते हैं, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है भाई। तो इसमें बच्चे में क्या क्या होगा, बच्चा अपने इंद्रियों से सीखेगा, इंद्रिय गामक बच्चा होगा। किस प्रकार सीखेगा, अब बच्चे के पास और तो कोई सोर्स है नहीं बाहर से सीखने के लिए। अभी उसके हाथ, उसके पैर, उसकी आंखें, उसके कान, ये ही उसके अभी साधन हैं उसके सीखने के लिए। वो हाथ पर यहाँ मारेगा, वो अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, अब इंद्रियां ही बच्चे की शिक्षक होती हैं, सेंसेस ही उसके टीचर हैं। अच्छा, इस दौरान बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। जब बच्चा छोटा है तो बच्चे को आप बेशक से बहका दें कि देखो ये आपके पास जो फ़ोन था उसको कोको ले गई, या उसको दादू ले गया ऐसे, या उसको पक्षी लेके उड़ गया, या उसको चुड़ैल ले गई। लेकिन 2 साल के एंड तक आते आते उसको ये पता लग जाएगा कि मम्मी उल्लू बना रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने फ़ोन छुपा लिया है। तो उसमें ये इसी दौरान उसको पता लग जाएगा, यानी कि 2 साल तक उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। और इसके बाद क्या है कि डेफर्ड इमिटेशन, स्थगित अनुकरण। अनुकरण होता है उसको सेम वैसे से फॉलो करना, और स्थगित होता है कुछ टाइम के बाद। जैसे बच्चे के सामने कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे बच्चे के सामने माँ उसको ऐसे उंगली दिखा के डांट रही है कि तू आगे से शरारत नहीं करेगा, तो बच्चा क्या पता नेक्स्ट डे या उसी रात को मम्मी के सामने ऐसे ही उंगली करने लग जाए कि न न न न न, यानी कि वो ऐसे बोलने की कोशिश भी करेगा कि शरारत नहीं करेगा। इसको बोलते हैं स्थगित अनुकरण, यानी कि उसने सेम टाइम तो नहीं किया वो ऐसा कैसे रिपीट, हाँ कुछ टाइम के बाद कर दिया, वो भी इसी दौरान आ जाएगा। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, चीज़ तक पहुंचना। अब बच्चा अपने घुटने पर चल के, या कई बच्चे चलने लग जाते हैं इस दौरान, तो वो चल के भी अपनी चीज़ तक पहुंच जाता है। अब तो ये एक पॉइंट कहीं से भी डाल के पूछ लेगा कि ये किस अवस्था के दौरान होता है।
इसके बाद जो सेकंड है वो हम देख लेते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इनके तीनों के नाम भी एक जैसे ही हैं, ऑपरेशनल स्टेज, तो बस इसमें पहले में प्री है, दूसरे में कॉन्क्रीट है और तीसरे में फॉर्मल है। अच्छा, लॉजिक आने से पहले की अवस्था है, जो इस एज ड्यूरेशन के बच्चे होते हैं उनको आप बहका सकते हैं, जैसे कि उनमें लॉजिक नहीं आता। वह बच्चे जैसे जोड़ तो लेंगे कि 3 और 4 7 होते हैं, क्या पता उनको घटाने में थोड़ी दिक्कत आ जाए और वो बातों के पीछे लॉजिक नहीं जान पाएंगे। जैसे कोई भी बात हो गई कि पापा शाम तक बाहर क्यों जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं रहते हैं, मेरे साथ खेलते क्यों नहीं, उनको पता नहीं कि लॉजिक क्या है कि अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। या कोई भी सिंपल सी बात हो गई कि लाइट कैसे आती है, कहाँ से आती है, या भैंस दूध कैसे देती है, उसको ये सब बातों का पता नहीं होता, लॉजिक नहीं आता इस टाइम तक। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा ईगो सेंट्रिक स्पीच में होता है, यानी कि उसको वो खुद ही अपने आप से बातें इस दौरान करेगा और बच्चे को लगता है कि जो काम उसको पसंद है वो काम सभी को पसंद आएंगे, जो कार्टून उसको पसंद है वो कार्टून सभी को पसंद आएंगे। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है। इसके बाद बच्चे को वही बात आ गई कि सहज ज्ञान, जो जैसे चंद्रमा और गेंद एक जैसे हैं तो ये गोल हैं, तो ये दोनों क्या एक समान है, क्या मेरी गेंद ही चंद्रमा है, ऐसी सी बातें भी वो करेगा। अच्छा, इसके बाद जैसे उसको पता नहीं होगा, जैसे वो बच्चा गिर गया और आपने जैसे चेयर को मार दिया कि ये लो इसने, तुम चेयर पे से गिरे हो तो तुमको चोट लगी है, और हमने चेयर को ही पीट दिया, इसको चोट लग गई, तो इस दौरान वह समझ नहीं पाता। हालांकि इसके जो बाद स्टेज आ रही है उसमें वह सारी बातें समझ जाएगा। अब वह बच्चा नहीं रहेगा किस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो है 7 से 11 वर्ष तक। बच्चा अब चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, और हाँ, बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं बच्चा उन्हीं के बारे में ही सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो चीज़ सामने नहीं है उनके बारे में सोच पाए, अभी उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, जो सामने है उसके बारे में सोच सकता है वह अच्छे से। अभी उसके इस जो इससे पहले की स्टेज थी, बच्चा उसमें हाइट में डिफरेंस नहीं कर पाता, वेट में डिफरेंस नहीं कर पाता, कि जैसे 1-1 किलोग्राम के 5 बट्टे रखे हैं और एक जगह पे एक ही 5 किलोग्राम का बट्टा रखा है, तो इन पाँचों के साथ वह जाएगा कि ये इनमें ज़्यादा वेट होगा, लेकिन बराबर वेट 5 किलो वाले में भी है। लेकिन जो ये स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 वर्ष की, इसमें इसकी समझ आ जाती है। इसको CCS की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। पहला C है जो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण। बच्चा शेप और साइज में समझ जाता है कि क्या अंतर है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे। प्याजे प्रस्तावित करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे कंजर्वेशन में असमर्थ होते हैं क्योंकि इन रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, यानी कि विचार की अपरिवर्तनीयता इसमें होती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं 7 से 11 वर्ष तक। मैंने शायद इसको रोंग तो नहीं बोल दिया। यहाँ पे लिखा है कि बच्चे को समझ में नहीं आता, वो उसमें असमर्थ होता है ना। उसने प्री की बात की है ना। हाँ ठीक है, हम सही जा रहे हैं। जो हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज थी 2 से 7 की, उसमें वह नहीं समझ पाता, लेकिन 7 से 11 तक वो समझ पाता है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो दूसरा C है CCS का, वो है क्लासिफिकेशन। इसमें बच्चा कलर, शेप और साइज़ के अनुसार चीज़ें छांट सकता है। इससे पहले वाले में नहीं छांट पाता था, लेकिन इसमें वो छांट सकता है। और इसके बाद है S, यानी कि सीरियसन, सीरीज में चीज़ों को लगाना, क्रम में चीज़ों को लगाना। इसमें वह चीज़ों को क्रमानुसार लगा सकता है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो CCS की समझ है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, यानी कि वो 7 से 11 की स्टेज में बच्चे में आ जाती है। हाँ, यहाँ से हम थोड़ा सा इजी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें रहता ही है, चाहे आप कितने साल ही इसको पढ़ लो, लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको अब ऐसी चीज़ें भी सोल्व आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी 11 से 14 वर्ष तक की एज होती है। इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चे की चीज़ें सामने नहीं हैं, बच्चा उसके बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, हाँ, हाइपोथेटिक रिसर्च आगे सोचना, वही बात है कि जो चीज़ें सामने नहीं है इसके बारे में सोच सकता है।
तो चलिए हमने आज जो हमारा आज का टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको बताए हैं और आई होप कि वो क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। हाँ, हमारा रहता है भाई, हमारा स्कीमा रहता है, इसको भी समझ के फिर क्लास को हम ओवर करेंगे। ठीक है, तो जो स्कीमा है, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है हमारे माइंड में किसी चीज़ की एक इमेज बन जाना। जैसे मैं बोलता हूँ कि पेन, तो आपके माइंड में साथ में ही पेन की एक फ़ोटोग्राफ आ चुकी है, जाने अनजाने में आ चुकी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि बिस्कुट, तो आपके माइंड में जो बिस्कुट है या बिस्कुट का पैकेट, वो आपके माइंड में आ चुका है। कईयों के साथ में चाय भी आ जाती है, लेकिन बिस्कुट तो कन्फर्म आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्कीमा। अब हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर जो पिक्चर बनती है उसको स्कीमा बोलते हैं, जिससे हम उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, इसको पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अच्छा, जो स्कीमा है उसके साथ ही एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो वो भी आप देख लेंगे। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये 2 शब्द हैं और यहाँ से कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि एसिमिलेशन में था वो टॉपिक या वो एकोमोडेशन में था। तो हम यहाँ से आज उसको क्लियर करने वाले हैं। देखिए, अगर बच्चे को एक कैट का पता है कि कैट क्या होती है, बच्चे को पता है कि ये कैट है भाई, ऐसी कैट होती है, ये ब्लैक कैट है, लेकिन एक दिन बच्चे ने वाइट कैट देख ली, तो वो पूछता है घर आके कि ये क्या कोई अलग से जानवर है या कैसे क्या है। तो बच्चों को हम बताते हैं कि बेटा है तो ये कैट ही, लेकिन ये अब ये वाइट कैट है ये कैट। ठीक है, वो ब्लैक कैट थी, ये वाइट कैट है। तो बच्चे ने अपने जो स्कीमा था उसमें उसको एसिमिलेट कर लिया। ठीक है, कि या उसको आत्मसात कर लिया कि ये बेटा ये कैट ही है। लेकिन एक दिन बच्चे ने डॉग देख लिया, वाइट डॉग देख लिया, तो उसने पूछा कि क्या ये भी कैट ही है, ये कैट की अलग टाइप हो सकती है। लेकिन तो उसको बताया उसके पेरेंट्स ने कि नहीं बेटा, ये डॉग है, ये एक अलग ही प्रकार का जानवर है, ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। ठीक है, तो अब बच्चों को एसिमिलेशन नहीं, बच्चों को एकोमोडेशन करना पड़ेगा कि अब मैं मेरे माइंड में, मेरे स्कीमा में एक नया ही फोल्डर डालता हूँ मैं, ये डॉग करके। अब बेशक से मेरे सामने रेड डॉग आ जाए, ब्लैक डॉग आ जाए, मैं समझ जाऊँगा कि ये है तो डॉग है, लेकिन ये एक अलग प्रजाति है। तो अगर सेम जो जानकारी है, पुरानी जानकारी है, उसी में हम जानकारी जोड़ते हैं, तो वो तो होता है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात करना। लेकिन अगर हम नई जानकारी ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। देखिए, अगर हम किसी में कुछ जोड़ते हैं तो वो सम हम उसको बोलते हैं, यानी कुछ नया जोड़ा है। ठीक है, तो वो समायोजन हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक भी हम बना सकते हैं और एकोमोडेशन भी हम इसी को बोलते हैं। अब इसकी कोई बेहतर ट्रिक अगर आपके पास है तो आप उससे इसको याद कर लीजिए, मुझे तो ये वैसे ही याद है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ट्रिक बताऊं तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। देखिए, जो पुरानी जानकारी थी पहले वाले मामले में, उसमें हमने कोई नया पॉइंट ऐड कर लिया, तो जानकारी वो थी तो ऐसी की ऐसी, यानी कि एसिमिलेशन में जो पहले एसिमिलेशन में जो पहला भाग है ऐसी का, वो जानकारी तो ऐसी की ऐसी थी, उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड कर ली है, तो ऐसी से आप इसको याद रख लेंगे। बाकी जो बच गया वो तो एकोमोडेशन ही होगा। यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। देखो, अब बच्चे को पता था कि एक ब्लैक रंग की कैट होती है, वो उसके एसिमिलेशन है, उसके वो स्कीमा में ऐड है। ठीक है, इससे उसका संतुलन है, उसका एक्विलिब्रेशन है। लेकिन उसने जब एक वाइट कैट देखी, मैंने पहले ब्लैक बोला था ना, तो अब उसने वाइट कैट देखी। ठीक है, तो उसके लिए एक नई कंडीशन आई है। अब उसका जो स्कीमा था, जो उसका इक्विलिब्रेशन था, संतुलन था, अब वो डिस इक्विलिब्रेशन हो गया। यानी कि उसने पहले सिर्फ ब्लैक कैट देखी थी भाई, अब उसने वाइट कैट देख ली, समझ गए? तो उसका असंतुलन हो गया। अब उसने अगर वो सेम कैट है तो उसने ऐड कर ली उसमें, लेकिन अगर यहाँ पर हम डॉग की बात करते हैं, डॉग का एग्जाम्पल ठीक रहेगा, तो उसको अब उसमें एकोमोडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने अब एकोमोडेट कर लिया और उसके लिए अब ये भी जानकारी फिट हो गई, तो दोबारा से उसके लिए एसिमिलेशन हो गया। समझ गए ना? पहली बार देख रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको जब रिपीट करोगे, इसकी पीडीएफ को ऐसे की ऐसे पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। एक बार में तो नहीं आने वाली, एक बार में तो किसी को नहीं आती। टैट वाला टीचर पर इसकी पीडीएफ भी डाल दूँगा, कहाँ पर? टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर देख लेना। और सोते जागते 4-5 बार, 4-4 5-5 मिनट इसको एक बार देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं गया भाई।
और एक एक नंबर से आपका CTET HTET पास होता है, रह जाता है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी, काफ़ी टाइम के बाद क्लास की है हमने भी, सेटअप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रहता है, माइक जो आ गया था वो दोबारा से एक्सचेंज करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग रहा है। तो सोचा कि क्लासेस तो कंटिन्यू कर ही लें, बेशक से इस मोड में कर लें, अगर उस वाइट बोर्ड पे होगा तो उस पर कर लेंगे। फ़िलहाल ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।